1950 के शुरुआती वर्षों तक ईरान एक समृद्ध और संसाधनों से भरपूर देश था। लेकिन उस तेल से होने वाला असली मुनाफा सीधे ब्रिटिश कंपनियों के पास जा रहा था, ईरानी जनता के पास नहीं। 1951 में प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने आधिकारिक रूप से तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उनका कहना था कि यह जमीन और इसके संसाधन ईरान के हैं, इसलिए इसका लाभ भी ईरानी जनता को मिलना चाहिए। इससे ब्रिटेन को भारी आर्थिक नुकसान होने लगा और अमेरिका को डर था कि मोसद्देक कहीं सोवियत संघ के करीब न चले जाएं। इस खतरे को खत्म करने के लिए CIA और ब्रिटिश मी 1953 में ऑपरेशन एजैक्स शुरू किया। उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोसद्देक को सत्ता से हटा दिया और जेल में डाल दिया। उनकी जगह शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता में बैठाया गया। अमेरिका ने ईरान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर दिया और शाह को एक पश्चिम समर्थक शासक के रूप में स्थापित किया ताकि तेल का प्रवाह पश्चिमी देशों तक जारी रहे। ईरानी जनता ने देखा कि एक विदेशी ताकत उनके देश की सरकार तय कर रही है और उनके संसाधनों पर कब्जा कर रही है। उन्होंने इसे अपने सम्मान पर सीधा अपमान माना। आज जो अमेरिका विरोधी भावना दिखाई देती है, डेथ टू अमेरिका जैसे नारे, उसकी शुरुआत सीधे इसी हस्तक्षेप की प्रतिक्रिया के रूप में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने तात्कालिक हित तो सुरक्षित कर लिए, लेकिन उसी प्रक्रिया में उसने उस वैचारिक नींव को तैयार कर दिया जिस पर आगे चलकर एक ऐसा राष्ट्र खड़ा हुआ जिसने अपनी पहचान ही अमेरिका के विरोध से बनाई। पूरे शीत युद्ध कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका शाह के ईरान को एक रणनीतिक आवश्यकता मानता था। उन्होंने ईरान को एक मजबूत बफर स्टेट की तरह इस्तेमाल किया ताकि सोवियत संघ को मध्य पूर्व के तेल भंडारों से दूर रखा जा सके। 1957 में अमेरिका ने एटॉम्स फॉर पीस कार्यक्रम के तहत ईरान को एक पूरा परमाणु ढांचा उपलब्ध कराया। अमेरिकी अधिकारियों ने तेहरान में रिसर्च सेंटर बनाए और ईरानी वैज्ञानिकों को मिट भेजा ताकि वे इस तकनीक में महारत हासिल कर सकें। विडंबना यह है कि जिस बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए आज अमेरिका अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, वह मूल रूप से वॉशिंगटन की ही देन था। 1974 तक अमेरिका ने अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए पेट्रोडॉलर सिस्टम स्थापित किया। उन्होंने खाड़ी देशों को पूर्ण सैन्य सुरक्षा देने का वादा किया, बदले में उन देशों ने केवल अमेरिकी डॉलर में तेल बेचने पर सहमति दी। इस तरह वैश्विक आर्थिक प्रभुत्व अमेरिकी सुरक्षा गारंटी से जुड़ गया। लेकिन पूर्ण नियंत्रण का यह दौर 1979 में खत्म हो गया। अमेरिका समर्थित शाह के खिलाफ दशकों से जमा गुस्से के बाद ईरानी जनता ने इस्लामी क्रांति शुरू कर दी, जिसने देश में अमेरिकी प्रभाव को पूरी तरह खत्म कर दिया। आयतुल्लाह खोमैनी ने सत्ता संभाली और एक कट्टर इस्लामी शासन स्थापित किया जो खुले तौर पर पश्चिम विरोधी था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नई सरकार को वही अमेरिकी सहायता से बना पूरा ढांचा विरासत में मिला। 1953 के हस्तक्षेप का बदला तुरंत सामने आया। क्रांतिकारियों ने तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया, अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बना लिया और दशकों पुराने सहयोग को एक झटके में समाप्त कर दिया। एक संप्रभु देश के संसाधनों को नियंत्रित करने की कोशिश में अमेरिकी हस्तक्षेप ने अनजाने में एक ऐसे राज्य को मजबूत और केंद्रीकृत कर दिया जो अब पूरी तरह उसके प्रभाव से बाहर था। अगले वर्षों में ईरान ने देखा कि अमेरिकी सेना उसके पड़ोसी देशों में सक्रिय है। जब अमेरिकी बलों ने सद्दाम हुसैन को पकड़कर इराकी सरकार को खत्म कर दिया, तब तेहरान ने तुरंत एक निष्कर्ष निकाला। तेहरान के लिए इराक पर हमला इस बात का प्रमाण था कि अगर किसी देश के पास परमाणु प्रतिरोधक क्षमता, न्यूक्लियर डिटेरेंट नहीं है, तो अमेरिका की टारगेट लिस्ट में आने के बाद उसका विनाश लगभग तय है। इसी अस्तित्वगत खतरे से प्रेरित होकर ईरान ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने अमेरिका द्वारा दी गई परमाणु जानकारी का उपयोग करते हुए एक विकेंद्रीकृत हथियार विकास रणनीति तैयार की, क्योंकि उन्हें लगा कि यही उनके अस्तित्व की गारंटी है। ईरान ने मोज़ेक डॉक्ट्रिन भी विकसित की ताकि किसी सीधे हमले की स्थिति में भी वह टिक सके। उन्होंने अपने सैन्य कमांड को 31 स्वायत्त प्रांतों में बांट दिया ताकि अगर तेहरान की केंद्रीय नेतृत्व व्यवस्था नष्ट भी हो जाए, तब भी पूरा सिस्टम काम करता रहे।